तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 जियोग्राफी, और इसके हम कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 6 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के इस एपिसोड में होंगे। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। अब ये बता देता हूं, आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि सर कौन से बोर्ड के हैं, क्या सीन है इनका। तो ये जो है 6 मार्क्स में या फिर 5 मार्क्स का किसी बोर्ड में आता है, तो उसी के हिसाब से ये क्वेश्चन बने हुए हैं और उन्हीं में पूछे जा सकते हैं। मतलब लॉन्ग क्वेश्चन बोल सकते हो आप, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है ये, जो कि इंपॉर्टेंट है। हर एक चैप्टर से ऐसे अलग अलग चैप्टर वाइज नहीं लगाए, लेकिन हाँ सब चैप्टर से आए हुए हैं। खासतौर पे एचबीएससी वाले स्टूडेंट्स ध्यान दें कि उनके लिए बहुत काम के क्वेश्चन है, क्योंकि पिछले सालों में लगभग सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले 1-2 साल में, और ज़्यादातर केसेस में आपको देखने को मिल सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। ये जो है आपको रिटर्न में मिल जाएगा, लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, देख लेना इसको। और हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये जो है इसके बाकी के पार्ट्स है, 1 मार्क्स एमसीक्यू, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स के, और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट मैप के पोर्शन कौन कौन से एग्जाम में आते हैं वो मैंने वीडियो बना रखी है, उसको जाके देख लेना। वो प्ले लिस्ट में मिल जाएगी आपको। और हाँ, चैप्टर भी करवा रखे हैं, जिस चैप्टर में डाउट हो वो भी देख लेना आप। चलो अभी क्वेश्चन 1 समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइस कल्टीवेशन इन इंडिया। तो यहाँ पे हमें बताना है राइस कहाँ कहाँ पे उगता है। अब मैंने नोटिस किया है बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या गलती करेंगे ये क्वेश्चन देखते ही, कि सबसे पहले बताएंगे राइस। राइस क्या होती है, ये ऐसी क्रॉप होती है, इसको जो है इतना पानी चाहिए होता है, वाटर इतना, रेनफॉल इतना। ऐसे लिखने से क्या आ जाएगा, नंबर मिलेंगे आपको? नहीं मिलेंगे ना। जो चीज़ पूछी है ना बस उतना लिखो, 5 नंबर का हो या 10 नंबर का, वो उतना नंबर आपको पूरे मिलेंगे अगर सही जानकारी दी है आपने। देखो यहाँ पे बताना है कि राइस कहाँ कहाँ उगता है, ये नहीं बताना राइस कैसे उगता है। राइस कहाँ कहाँ उगता है? इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का वर्ल्ड में, आफ्टर चाइना। राइस इज ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थन एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, कोस्टल रीजन्स एंड डेल्टिक रीजन्स। ट्यूबवेल एंड कैनाल्स हैव मेड इट पॉसिबल टू ग्रो राइस इन एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान। बस छोटी सी जानकारी थी, इतना सा बताना है आपको कि हाँ ये कोस्टल एरिया में उगता है, डेल्टिक एरिया में उगता है, और ट्यूबवेल और कैनाल्स की मदद से अब आजकल जो है पंजाब, हरियाणा और जो है उत्तर प्रदेश का जो वेस्टर्न पार्ट है उसमें भी उगने लग गया। तो और क्या चाहिए आपको? बस इतनी सी जानकारी है, और कहाँ उगाओगे आप इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, आपके मन में ये भी डाउट आएगा कि सर ये इसमें 5 मार्क्स दे भी देंगे एग्जामिनर? तो हाँ भाई, बिल्कुल टेंशन मत लो। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 मार्क्स आपके पूरे आएंगे। सिर्फ ये 4 लाइनें लिखनी है, अगर सही से लिखोगे। ऐसा नहीं है कि इसमें से भी 2-3 खा गए आप और एक ही लाइन लिख के आगे बोले कि हमारे 6 नंबर आए ही नहीं। अगर पूरा जितना बताया गया उतना लिखोगे तो पूरे 6 नंबर आएंगे गारंटीड आपके। आप ट्राई करके देखना, अगर कभी यूनिट टेस्ट होता है उसमें ट्राई करके देख लेना टीचर देता है कि नहीं देता आपको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हीट कल्टीवेशन इन इंडिया। व्हीट कल्टीवेशन का डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो है ना एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में से हरियाणा बोर्ड वालों ने क्या किया, 4 सेट आते हैं 10वीं क्लास में, और चारों सेट में एक एक दे दिया। एक में राइस दे दिया, एक में व्हीट दे दिया, एक में टी दे दिया, एक में शुगर केन दे दिया। आपको पता होना चाहिए चारों के बारे में, कौन कहाँ क्या उगता है। ऐसा नहीं पूछते कभी भी, मैंने नहीं देखा पिछले सालों के किसी भी एग्जाम में कि ऐसा पूछा जाए कि उगाने के लिए क्या चाहिए आपको, कितनी रेनफॉल चाहिए, कितना टेम्परेचर, वो चीज़ें पूछी ही नहीं है कभी इन्होंने। ये ऐसे पूछते हैं कि कहाँ कहाँ उगता है, ये पता होना चाहिए। और ये तब पता होगा अगर आपने मैप को समझा हुआ है। मैप को पता समझा है तो आपको सारा एरियाज का पता होगा कि हाँ यहाँ यहाँ पे उगता है। ये स्टेट्स का पता होना चाहिए उसके लिए। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हीट कल्टीवेशन इन इंडिया। डिस्ट्रीब्यूशन किसका? व्हीट कल्टीवेशन का बताना है। ये भी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है, यानी खाई जाने वाली। और जो है इट इज मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थन एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री। द 2 इंपॉर्टेंट व्हीट ग्रोइंग जोन्स इन द कंट्री आर। 2 जो बड़े एरिया हैं वो है गंगा सतलुज प्लेन इन द नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ डेक्कन। ये 2 इलाके हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा गेहूं उगाया जाता है। द मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन सी है? पंजाब, हरियाणा। अब देखो जहाँ पे भी कल्टीवेशन की बात आए ना, राइस की हो गई, शुगर केन की हो गई, व्हीट की हो गई, तो वो उगता है पंजाब हरियाणा के इलाके, और जो है उत्तर प्रदेश में उस साइड में जो है ये तीनों चीज़ें उगती हैं। लेकिन हाँ चाय है, चाय पहाड़ों पे उगती है, पता होना चाहिए। सबसे बड़ा स्टेट आसाम है इनका। अब उसको अगले क्वेश्चन में कवर करेंगे। यहाँ पे देखो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एंड सम पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। यानी जो नॉर्थन पार्ट है, जो पहाड़ी इलाका जहाँ पे खत्म हो जाता है, तो वहीं से शुरुआत हो जाती है गेहूं के उगने की, और नीचे मध्य प्रदेश तक वो जाता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टी कल्टीवेशन। टी कल्टीवेशन, चाय कहाँ उगती है?
टी कल्टीवेशन इज द प्लांटेशन एग्रीकल्चर। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर असम। मेजर नहीं है, ये सबसे ज़्यादा चाय उगती है असम के अंदर। हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलीपुरी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, यहाँ पे उगती है। मतलब थोड़ी सी तो जो है आपकी ईस्टर्न जो साइड है, नॉर्थन साइड, तो वहाँ पे उगती है, और बाकी की जो है बंगाल में, तमिलनाडु और केरला के अंदर, तमिलनाडु केरला जो है साउथ साइड में पड़ेंगे, तो वहाँ पे उगती है। अपार्ट फ्रॉम दीज, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, आंध्र प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा आर ऑल्सो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन द कंट्री। इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर एज वेल एज एक्सपोर्टर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। मतलब भारत में से सबसे ज़्यादा चाय जो एक्सपोर्ट की जाती है। अब सेम जो है आपको बताना है शुगर केन कहाँ कहाँ उगता है। शुगर केन इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर ब्राज़ील। अब देखो एक चीज़ मैं आपको रोकना चाहूँगा यहाँ पे, मज़ा तो आ रहा है मेरे को पता है, लेकिन एक चीज़ आपको बता देता हूँ, जो ये सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, फर्स्ट प्रोड्यूसर, ये है ना, अगर ये चीज़ याद रहती है तो ठीक है, याद नहीं रहती तो कोई बात नहीं, छोड़ देना इसको। कुछ और जो याद आए थोड़ा बहुत वो लिख देना, ताकि आपको ये ना रहे कि हाँ हमारे नंबर कट जाए। वैसे ही ये लाइन ऐड अप करो ना करो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ आपके मन में ये जरूर डाउट आएगा कि शुगर के मेरे 6 नंबर देंगे कैसे वो। तो यहाँ पे जो आप बता रहे हो ना, ये नाम, एक एक नाम की एक एक कीमत है, मतलब एक एक नंबर आ रहा है एक एक नाम बताने का, ऐसा समझ लो आप। तो द मेन शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार एंड आंध्र प्रदेश। अगर इतना सा लिखोगे तब भी आएंगे 6 नंबर। आपके मन में बहुत सारे डाउट आएंगे, आप कभी अपने टीचर से पूछ के देखना कि क्या सर इसमें 6 नंबर आ जाएंगे। अगर ये क्वेश्चन 6 नंबर में आता है तो हाँ बिल्कुल बता देंगे कि हाँ आ जाएगा बेटा, वो इसमें टेंशन नहीं है, क्योंकि मेन जो वैल्यू दे चाहिए ना इनको, इनको पूछना है आपसे। अब ऐसे एमसीक्यू पूछते हैं एक नंबर में, तो उसमें क्या होता है, सिर्फ एक ऑप्शन चूज करना होता है। वैसे ही यहाँ पे होता है, आपको स्टेट बतानी कहाँ कहाँ पे उगता है। उत्तर प्रदेश में उगता है, हाँ पता लग गया, 1 नंबर मिल गया भाई तेरे को। पंजाब में मिलता है, 1 नंबर मिल गया। हरियाणा में भी उगता है, हाँ 1 नंबर और मिल गया। ऐसे मिलते हैं नंबर, बिल्कुल फ्री में बट रहे होते हैं, आपको बस टेक्निक आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच आर द मेन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन देयर पॉजिटिव रोल इन इंडियन इकोनॉमी। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार आया हुआ है। तो इसमें क्या पूछा जाता है, मतलब घुमा देते हैं कई बार क्वेश्चन को, ग्लोबलाइजेशन लेके कुछ भी करके। अब यहाँ पे देखो, इंडियन पॉजिटिव रोल बताना है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर कम्युनिकेशन का। मतलब कम्युनिकेशन का मतलब है यहाँ पे कंप्यूटर या फिर मोबाइल की बात हो गई, जो भी चीज़ें हैं, अखबार, रेडियो, ये सारी चीज़ों का क्या फ़र्क पड़ता है भारत की इकोनॉमी में, पॉजिटिव चीज़ें बतानी बस आपको। तो पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन विच इंक्लूड्स टेलीविज़न, रेडियो, मोबाइल, प्रेस, फिल्म्स, कंप्यूटर्स, ये सारी चीज़ें हैं, आर द मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द कंट्री। द इंडियन पोस्टल सर्विस इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड। इट डिलीवर्स पार्सल एज वेल एज पर्सनल रिटर्न कम्युनिकेशन। तो ये सारे क्या है, ये फ़ायदे देते हैं, पॉजिटिव रोल देते हैं। ये जो है मेन मीन्स है हमारे पास में कम्युनिकेशन के, यहाँ तक तो कि हाँ ये है टेलीविज़न, रेडियो। उसके बाद में बताना पॉजिटिव रोल। पॉजिटिव रोल क्या है, ये ग्रोथ देते हैं। अब आगे जो है मैंने ज़्यादा बड़ा नहीं लिखा, क्योंकि मेरे को पता है आपको याद तो रहने वाला है नहीं। इसमें जो है आप बना के लिख सकते हो, क्योंकि बुक के अंदर भी इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं दिया। और हाँ, उसमें अगर मैं उनकी चिपका देता ना बुक की, तो आपके नंबर गारंटीड कटते। क्यों कटते, क्योंकि उनके जो बुक का हिसाब है ना, वो बनी थी 2003 के आसपास, और उस टाइम पे एसटीडी बूथ्स लग रहे थे। एसटीडी बूथ आपने देखे होंगे ना, वो पहले मोबाइल आते थे, मतलब मोबाइल क्या, मोबाइल ही आते होंगे, उन मोबाइल ही बोलते हैं उनको, सेल फोन होते होंगे शायद, वो नहीं ये वाले होते हैं शायद सेल फोन, जो भी है आप देख लेना। वो जो बटन घुमा घुमा के करते थे ना, वो ट्रिंग ट्रिंग, वो हाथ में उठा के वो तार वाला जुगाड़ था, तो वो वाला उस बुक में तो वो लग रहे हैं, अभी अभी लग रहे हैं उनकी बुक, एनसीईआरटी की बुक के अंदर आपकी। लेकिन ऐसा असल में है कि आपके पास भाई वो बटन है, बट वैसे वाला फ़ोन है, मिलेगा ही नहीं, दिखेगा भी नहीं आपको। आपके पास मोबाइल है, वो भी 2G भी नहीं रहा, अब 3G भी नहीं रहा, 4G आ गया आपका, शायद जब वीडियो देखो 5G भी आ जाए। तो ये जो है ना, ये टाइम के साथ पॉजिटिव रोल भी बदलते जाएंगे। ये आप अपने पास से ऐड कर देना, 2-3 पॉइंट ऐड करने पड़ेंगे आपको कि क्या क्या फ़ायदे होंगे। जैसे मोबाइल का फ़ायदा बता दो, आप ऑनलाइन स्टडी कर पा रहे हो इसकी मदद से। कंप्यूटर्स का फ़ायदा बता दो क्या हो रहा है। फिल्म्स का तो वैसे कोई फ़ायदा होता ही नहीं है, वैसे मज़े लेने के लिए देखते हैं लोग। टेलीविज़न के फ़ायदे बता दो, तो थोड़े बहुत 2-4 पॉइंट अपने पास से आप आराम से ऐड कर लोगे, इतना आपको नॉलेज है यार। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे फालतू की जो चीज़ें हैं वो ऐडअप नहीं करी, क्योंकि उनके एसटीडी बूथ बता देता कि भाई इसमें तो एसटीडी बूथ लग रहे हैं। आपको क्या फ़र्क पड़ता है, आप लिख दोगे, लेकिन जो एग्जामिनर है वो बोलेगा भाई ये कौन सा ज़माना आ गया, 2003 में आ गया क्या मैं, ऐसे सोचना पड़ जाएगा अगले को।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अगर आपकी खेती है वो वर्ल्ड वाइड हो जाए, दूर मतलब बाहर के देशों में भी फैल जाए, तो उसका क्या फायदा होगा, उससे क्या समझते हो आप। और राइट डाउन इट्स 4 एडवांटेज, 4 फायदे बताने हैं आपको इसके बारे में। तो पहले तो ग्लोबलाइजेशन समझते हैं क्या होती है। द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग ऑफ एग्रीकल्चरल सीड्स। आप अपनी खेती को बाहर विदेशों में फैला रहे हो, उसका मतलब ये है कि आप अपने जो सीड्स हैं, अपने उगाने की टेक्निक्स हैं, वो दूसरी कंट्रीज के साथ शेयर कर रहे हो। उसी को बोलते हैं हम ग्लोबलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। और ग्लोबलाइजेशन जब होती है तो दूसरे देश, अब भारत है, जैसे भारत कर रहा है, जापान मान लो, मेरे को नहीं पता कर रहा है कि नहीं, मान के चलो कि जापान के साथ कर रहा है, तो जापान के अंदर जो टेक्निक है ग्रोइंग करने की एग्रीकल्चर को, जो सीड्स हैं वो हम भारत में लाएंगे, भारत में उगा उगा के देखेंगे क्या रिजल्ट रहता है, क्या आउटपुट रहता है, तो वो सीन होता है। अब यहाँ के सबसे बड़े फायदे क्या है, यहाँ पे HYV मिल जाता है आपको। अगर अकेले भारत को देखोगे तो भारत में इतने HYV नहीं मिलेंगे, लेकिन जब बाहर से इंपोर्ट होता है जो खाना, तो उसमें जो है अलग सीड मिलेगा, आपका सीड अलग है, क्या पता उनका सीड आपके सीड से बेहतर हो। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि हाई यील्ड वैरायटी सीड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद में अगला पॉइंट है यहाँ पे कि दिस इनोवेशन कपल्ड विद इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट, मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज लीड टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन मॉडर्न इनपुट्स। यानी कि आपको जो है अगर लोन वोन लेना, लोन वोन नहीं मतलब एग्रीकल्चर या इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है आपकी जो टेक्नोलॉजी है, जो मशीनें हैं, अगर उनको जो है बढ़िया करना है, एक्सपैंड करना है, तो उन चीज़ों में भी आपको फ़ायदा मिलेगा दूसरे देशों के साथ टेक्निक शेयर करने से। एक्सपोर्ट ऑफ मेजर एग्रीकल्चर कोमोडिटीज़ हैव बीन लिबरलाइज। बहुत सारी जो है ऐसे ही कम्युनिटीज़ बनी हुई है इस चीज़ को लेके। द जीन रिवोल्यूशन विल ऑल्सो बेनिफिट द फार्मर बाय रेजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। जीन रिवोल्यूशन होता है कि मतलब ऐसा होता है ना, आपने कभी सुना होगा, मतलब एक जो गेहूं का सीड है, मतलब ऐसी दूसरी खेती भी हो सकती है मे बी, तो उनकी जो जनरेशन है आगे, आपने जो है बुक्स के अंदर पढ़ा होगा क्रोमोसोम्स वगैरह के बारे में, तो वो सीन होता है, इनकी जो सेल्स हैं वो आगे मर्ज करके दूसरे सीड के साथ मर्ज की जाती है, और फिर जो है एक नया सीड जन्म लेता है जो कि इन दोनों से अलग होता है। तो वो सीन कर रहे हैं ये लोग, तो वो जो है उसमें बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशन देखने को मिलता है यहाँ पे। और अगर आपके पास एक ही बीज है तो आप क्या ही करोगे, क्या ही उसके अंदर डेवलपमेंट कर लोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। भारत की खेती पे क्या फर्क पड़ा, ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हो, इसमें से बहुत बार आया हुआ है। तो इसमें क्या है, सिर्फ 4-5 पॉइंट बता देना आप। 4 पॉइंट मैंने लिख दिया मेन, तो 4 ही मिले थे यार मेरे को बुक में। अब जो है 5वां पॉइंट अगर चाहो तो ऐड कर लेना, नहीं तो इतने भी इनफ रहेंगे आपके। तो क्या है, ग्लोबलाइजेशन का क्या इंपैक्ट पड़ता है। मेजर इंपैक्ट है HYV मिलेंगे। देखो सेम बात है, हम यहाँ पे वर्ल्ड की बात कर रहे थे, वर्ल्ड के एडवांटेज है, तो ये एडवांटेज कौन सा कम होंगे, सोचो आप जरा सोचो। भारत वालों ने अपनी खेती दूसरे देश के साथ शेयर करी, अब भारत का बीच में से पंगा खत्म हो गया। मान लो आप, अब अमेरिका, जापान, चाइना और ये सारे अपनी खेती को ग्लोबलाइजेशन पे लेके आ गए। उनको जो है क्या फायदे मिल रहे हैं, उनको भी यही फायदे मिलेंगे। अगर हम भी बीच में कूद पड़े कि हाँ भाई हम भी अपने बीज देंगे आपको, तो हमें क्या फायदे मिलेंगे, जो दूसरे देशों को मिल रहे हैं वही तो हमें मिलेंगे। तो ये ये सेम क्वेश्चन, जो ये आंसर है ना, मतलब ये सेम पॉइंट्स आप यहाँ पे ऐडअप कर दो बस, और कुछ नहीं है। समझा दिया मैंने चारों पॉइंट, वो सेम पॉइंट यहाँ पे चिपका दो बस, खत्म बात। ठीक है, सेम ही तो चीज़ है यार ग्लोबलाइजेशन। इंडियन एग्रीकल्चर, एक इंडियन वर्ड आ जाने से क्या फ़र्क पड़ेगा, जब दूसरा देश कर रहा है उसको भी वही बेनिफिट, तो आपको कौन सा अलग मिलेंगे, वो आपको भी वही मिलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज वाटर स्कैरिसिटी, राइट इन ब्रीफ और ऑफ इट्स मेन कॉजेज। वाटर स्कैरिसिटी क्या होती है, पानी के लिए दंगे हो जाना, यानी पानी की शॉर्टेज होना, बहुत ज़्यादा मात्रा में शॉर्ट हो जाना पानी। मैनी एरियाज हैव शॉर्टेज ऑफ वाटर, उसको बोलते हैं वाटर स्कैरिसिटी, मतलब पानी की कमी। आपको बस पता होना चाहिए, आप ऐसे ही डेफिनेशन बना लोगे नॉर्मल सा। इन राजस्थान वुमेन्स हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस टू गेट ड्रिंकिंग वाटर आफ्टर बैलेंसिंग मटकाज। जिनको पता होगा उनको पता है मटके क्या होते हैं। तो मटके के अंदर जो है राजस्थान की महिलाएं जो है पानी लेके आती है काफ़ी दूर दूर से। तो क्यों, क्योंकि वाटर स्कैरिसिटी है, वहाँ पे हर जगह पानी अवेलेबल नहीं होता। इसका मेन कारण क्या है, तो अकॉर्डिंग टू द फालमन मार्क, अ स्वेडिश एक्सपर्ट था ये, वाटर स्केर्सिटी ओक्यूर होती है व्हेन वाटर अवेलेबिलिटी इज लेस देन 1000 मीटर क्यूब पर पर्सन पर डे। यानी कि इतना पानी अगर उसको नहीं मिलता तो इसका मतलब है वो जो एरिया है वो वाटर स्केर्सिटी से जूझ रहा है, वहाँ पे पानी की
शॉर्टेज हो रखी है। अब आपके हाथ में तो है नहीं भाई, मतलब कुछ इलाकों में क्या होता है, बारिश ज़्यादा होती है, कुछ में जो है अंडरग्राउंड वाटर अवेलेबल होता है, जैसे पहाड़ी इलाके हो गए बहुत सारे, तो उनमें जो है अंडरग्राउंड कहाँ हो गया, वैसे अपने आप ही निकलते रहते हैं झरने वहाँ से, तो पानी पिघल जाता है, बर्फ़ गिरती है, बर्फ़ से पानी पिघलता है, मिल जाता है उनको। लेकिन कुछ इलाके ऐसे होते हैं ना बारिश होती, ना नहर ना पानी, कुछ नहीं होता, तो यार ऑब्वियस सी बात है वाटर स्केर्सिटी तो होना जायज़ बनता है वहाँ पे। अब इसका कारण क्या होता है, मेन तो जो ये कारण है ये बता रखे मैंने, आप कोई 5 याद कर लेना, 5 या 6 बस इनफ रहेंगे। लो रेनफॉल, बारिश ही नहीं हो रही। ड्रोट प्रोन, सूखा पड़ गया, सूखा पड़ने का मतलब है बारिश नहीं हुई, बात एक ही है, बस लॉजिक से चलोगे तो आप बना लोगे। अब नेक्स्ट देखो, सीजनल रेनफॉल, बारिश होती है लेकिन यार सीजन पे होती है, जैसे जून में होगी, 1 महीने होगी, बस बाद में नहीं होगी। ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वाटर, पानी था हमारे पास में लेकिन हमने उड़ा दिया सारा मौज में। एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर, फालतू में इस्तेमाल कर डाला हमने। अनइक्वल एक्सेस टू वाटर, ये तो भाई किसी के हाथ में नहीं है, ये अनइक्वल है, मतलब नेचर ने किया है ये, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेट डिमांड ड्यू टू ग्रोइंग पॉपुलेशन, पब्लिक ज़्यादा आ गई यहाँ पे, पहले तो ठीक चल रहा था काम धंधा हमारा, लेकिन यार जब पब्लिक ज़्यादा आ गई तो पानी क्या ही करेगा, भाग गया पानी। तो ये कुछ रीजंस है। अब देखो यहाँ पे आगे आते हैं मैप का, जो है मैप आ रहे हैं, कौन कौन से मैप है जो इंपॉर्टेंट है, तो मैं बताऊंगा अगली वीडियो के अंदर। वीडियो करते हैं ख़त्म। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास नंबर 10 में, तो पहुँच ही गए आप, 10, 11, 12, तो तीनों क्लास होंगी, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में कराएंगे। कोशिश करूँगा सारे सब्जेक्ट आपके कवर हो जाए, लगा हुआ हूँ यार मैं तो वीडियो बनाने पे, अब उसमें टाइम लग सकता है। आप बता देना कि आपको कौन सी बुक जो है जल्दी करवानी है, वो हम रिकमेंड कर लेंगे अपनी कि हाँ आने वाले समय में हमें ये बुक जल्दी करानी पड़ेगी। बाकी यार वीडियो समझाने का तरीका कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जो भी करना है कर दो, आपका मन कर रहा है तो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में घंटी दबा देना, ताकि आपको कोई, हम अगर आपके काम की वीडियो डालें तो आपको तो एटलीस्ट पता चल जाए।